हाय दोस्तों, यदि आप लोगों को आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड को फटाफट से। तुम्हारा दिन कैसा था? तुम्हें यहाँ घूमकर अच्छा लगा ना? वैसे तुम गई कहाँ थी? शनाया प्रीतम की सारी बातों को यही भूल जाए, इसलिए आरव ने बात करने के लिए टॉपिक चेंज कर दिया। मेरा दिन बहुत अच्छा बीता है। मैं यहाँ के एक बड़े से टावर के पास गई थी, फिर सी बीच भी गई, और जो सेलिब्रिटीज ने यहाँ के रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन दिया था वहाँ मैंने खाना भी खाया। यहाँ मैं कुछ टूरिस्ट से भी मिली जो स्पेशली यहाँ घूमने आए थे। अपने पूरे दिन के बारे में बात करते हुए शनाया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। ये सुनकर आरव के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। सच में? वैसे मेरा यहाँ एक बार काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं पुणे की तरफ जाऊंगा। तुम चाहो तो तुम वहां पर भी मेरे साथ आ सकती हो। वहां तो काफी आर्ट गैलरीज भी हैं। वहां बहुत लग्जरी आइटम भी मिलते हैं। तो तुम्हें अगर हमारी फैमिली के लिए कुछ खरीदना होगा तो तुम खरीद लेना। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अभी जब आप फ्री हो जाएंगे तो हम साथ में मुंबई घूमेंगे। अकेले घूमना थोड़ा बोरिंग है। वैसे मुझे भूख लग रही है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, शावर ले लेती हूँ, फिर डिनर भी करना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें डिनर के लिए बुला लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। वेटर ने कहा है वो मेरा खाना मेरे रूम में ही पहुँचा देंगे। मुझे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। शनाया स्टाइल से अपने हैंडबैग को अपने कंधे पर रखा और कैटवॉक करती हुई अपने रूम की तरफ चली गई। आरव वहीं खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर अपने रूम में वापस आ गया। कुछ देर बाद डिनर के टाइम में उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। तृप्ति दरवाजे पर थी। मिस्टर अंबानी, मैंने सबके लिए डिनर का अरेंजमेंट कर दिया है। क्या आप भी हमारे साथ आना चाहेंगे? बंसल परिवार के साथ जो भी बातें करनी थी, क्या वो डिस्कशन हो गया है? वो आपके साथ क्या करने वाले हैं? तृप्ति ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। ज्यादा से ज्यादा ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, या मेरे पापा को सपोर्ट नहीं करेंगे, या शायद मेरा फ्यूचर सही नहीं होगा। आरव ने जानबूझकर हाँ में सिर हिलाया। मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि अगर वो तुम्हें घर से निकाल दें तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। फिर तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगी। तुम्हारे पास पैसों की कमी तो होगी नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ काम कर रही हो। आगे चलकर तुम्हें जो भी पसंद आए तुम मुझसे शादी कर सकती हो, जैसे मैंने किया है। तो क्या मुझे बंसल फैमिली के साथ अपना कॉपरेशन यहीं पर रोक देना चाहिए? क्या? तृप्ति शॉक्ड होकर आरव को देखने लगी। इस तरह से आरव के सवाल करने से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं, तुम अचानक से ये सब क्या सोचने लगे? तुम्हें बंसल फैमिली के साथ कोई भी बिजनेस कॉपरेशन नहीं रोकना चाहिए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। आफ्टर ऑल बंसल परिवार के सपोर्ट के बाद तुम्हारा बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगेगा। आरव ने अपना हाथ हवा में हिलाया। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस थे। नहीं, मेरे लिए तुम बंसल परिवार के कॉपरेशन से ज्यादा जरूरी हो। अगर मैंने उनके साथ कॉपरेट नहीं किया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा बहुत कम कमाऊंगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मेरे बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो मेरे लिए और अंबानी परिवार के लिए सफिशिएंट है। वो मुझसे खुश होंगे। तृप्ति के होश उड़ गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब सब कुछ स्मूथली चल रहा होगा तो आरव अपना मन बदल लेगा। मिस्टर अंबानी। आरव अचानक ही मुस्कुराने लगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर मैंने ऐसा किया तो बंसल फैमिली तुम्हारे साथ और भी ज्यादा रूडली पेश आएंगे, और मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी फैमिली से अलग होते हुए देख सकता हूँ? तृप्ति ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर रिलीफ के एक्सप्रेशंस आ गए। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मेरे होश उड़ा दिए थे। खैर, डिनर का क्या प्लान है? अब तुमने प्राइवेट रूम में डिनर का अरेंजमेंट किया है तो मैं आज तुम्हारी फैमिली के साथ ही डिनर करूंगा, ताकि हमारे बीच जो भी कॉपरेशन होने वाला है उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बातें कर सकें। ठीक है, मैं इसका अरेंजमेंट करवाती हूँ। ये कहकर तृप्ति फौरन ही आरव के रूम से निकल गई। आरव के रूम से निकलकर तृप्ति ने 2-3 गहरी सांसें ली। ये आरव को अचानक क्या हो गया था? इस तरह की बातें क्यों करने लगा था? तृप्ति ये सोचते हुए गेस्ट रूम में आ गई। उसने सबको इन्फॉर्म किया कि खाना सर्व हो चुका है। इधर आरव भी प्राइवेट रूम में आ गया था। वहाँ पहले से ही बंसल परिवार के लोग बैठे हुए थे। उसने देखा कि प्रीतम वहाँ मौजूद नहीं था। आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं आरव, आप लेट नहीं आए हैं। एक्चुअली हम जल्दी आ गए थे। आप आराम से बैठ जाइए। आपके बिना स्टार्ट करना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। आरव हामी भरते हुए एक सीट पर बैठ गया। प्रीतम कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं आए? शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है।
इस वजह से वो यहाँ नहीं आया। डोंट वरी, जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद ऑर्डर कर लेगा। वैसे आरव, हमने फैमिली वालों से बात कर ली है। कंपनसेशन को लेकर आपके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो हमें मंजूर हैं और हमने रिवाइज कॉपरेशन एग्रीमेंट भी बनवा लिया है। आप बस एक बार इसे पढ़ लीजिए। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इस पर साइन कर दीजिए। अब एक ही काम के लिए हम बार बार मीटिंग करें, ये भी तो सही नहीं है। आरव ने वो फाइल ले ली, लेकिन बिना उसे देखे उसने उसे दूर सरका दिया। तृप्ति के साथ मेरा जो भी रिलेशनशिप था उसे ध्यान में रखते हुए मुझे आपको चाचा कहकर पुकारना चाहिए। तो चाचा जी, पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम इस बारे में आराम से बात करते हैं ना। आप पहले साइन करेंगे तो बेटर होगा, फिर लगेगा कि हमने ये डील करने की खुशी में साथ में डिनर भी कर लिया है। मिस्टर अंबानी, आप एक बार देख लीजिए, इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। चाचा और बाकियों को कल ही यहाँ से निकलना है। आप एक बार साइन कर लेंगे तो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ। आरव ने वो फाइल ओपन की और पेज पलटकर उन्हें पढ़ने लगा। ये एग्रीमेंट बिल्कुल सुबह की तरह ही था, सिर्फ एक वारिस वाला क्लॉज चेंज हुआ था। एग्रीमेंट में मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन आपने वो पॉइंट शायद ऐड नहीं किया है कि हम सारे बिजनेस का 30% शेयर दे सकते हैं। लेकिन इसमें रंग महल हॉलीडे, मिस्टी माउंटेन होटल और इंस्पायर ब्रांड इंक्लूड नहीं होगा। क्या? आरव की बात सुनकर कदम के होश उड़ गए। वहां बैठे सारे बंसल परिवार के मेंबर्स का यही रिएक्शन था। आज उनके आने का मकसद ही इंस्पायर ब्रांड में अपने शेयर्स हासिल करना था, क्योंकि उन्हें उनमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। आरव मुस्कुराते हुए कदम की तरफ मुड़ गया। चाचा जी, आप परेशान मत होइए, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। रंग महल हॉलीडे मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने मिलकर खड़ा किया है। यही हाल मिस्टी माउंटेन होटल का भी है, इसलिए हम इसमें बिजनेस नहीं कर सकते। मैंने पहले भी ये बात तृप्ति को बताया है। तृप्ति, क्या आपने इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? ठीक है आरव, अगर आप यही चाहते हैं तो मिस्टी माउंटेन होटल और रंग महल हॉलीडे को छोड़कर इंस्पायर ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं। मुझे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। एक्चुअली इंस्पायर ब्रांड मेरी मॉम की कंपनी है। हाँ, मैंने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और मैं उसे चला भी रहा हूँ, उसे प्रमोट भी कर रहा हूँ, जिस वजह से आज वो सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। लेकिन वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं, इसका डिसीजन मेरी मॉम ही लेंगी। अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास और भी पार्टनरशिप आइडियाज हैं। कदम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। और क्या आइडियाज हैं वो? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रंग महल हॉलीडे, मिस्टी होटल्स या फिर इंस्पायर ब्रांड में इन्वेस्ट करने से मना कर रहा हूं, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद भी आप इसके इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। इसके सारे राइट्स मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन हाँ, इसका ग्लोबल मार्केट ओपन है, वहां आप जो चाहे कर सकते हैं। आरव की बात सुनकर तृप्ति के अंकल कदम और बाकी सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। वो लोग आरव के ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे और खुद भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते थे, लेकिन आरव ने इससे साफ इनकार कर दिया। आरव बंसल फैमिली को अपने नए बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहता था। तभी कदम ने कहा, मैं समझ गया आरव कि मिस्टी होटल्स और रंग महल हॉलीडे के ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन तुम्हारे बिजनेस में हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में थोड़े बहुत शेयर हमारे भी होने चाहिए? इससे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी फंडिंग से बस तुम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो। कदम की बात सुनकर आरव को हंसी आ गई और वो बोला, एक बार जब आप ग्लोबल मार्केट में घुसेंगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर आप ब्रांड की रेपुटेशन बनाए रखते हैं तो वहां भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर आपको ये घाटे का सौदा लगता है तो आप इस आइडिया को ड्रॉप कर सकते हैं। एनीवे, मैं इस साल ग्लोबल मार्केट में घुसूंगा ही। इसके अलावा आप चाहें तो मेरे दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे बिजनेस जैसे कि क्या? अभी मेरा फ्रीडम बैंक नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। आरव की बात सुनकर कदम के फेस पर स्माइल आ गई और वो सार्कास्टिक टोन में बोला, सीरियसली आरव, फ्रीडम बैंक? क्या हमें ये बात पता नहीं है कि उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है? ऐसे में हमारे फंड का यूज करके तुम अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो? कदम ने जैसे ही फ्रीडम बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात की तो आरव ने तुरंत तृप्ति की तरफ देखा और सार्काज्म में बोला, ओह, ऐसा लगता है कि फ्रीडम बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में आपको सब पता है, जो कि टॉप सीक्रेट था। खैर, कोई बात नहीं। आरव की बात सुनकर तृप्ति थोड़ा एम्बैरेस हो गई। वो समझ गई थी कि आरव इनडायरेक्टली उसके बारे में ही बात कर रहा था, अदरवाइज
बंसल फैमिली को आरब के फंड्स के बारे में कभी पता नहीं चल सकता था। तभी आरब आगे बोला, तो अगर आपको इतना सब पता है तो शायद ये भी पता होगा कि मेरे पास एक अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसका अच्छा खासा प्रॉफिट है। और अब मेरा प्लान उस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी बनाने का है। मैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ट्रायंगुलर बिजनेस ट्रेड सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ। आरब की बात सुनकर कदम के फेस पर थोड़े सवाल या एक्सप्रेशन आ गए। उसने कहा, ये तुम कैसे करोगे, बताओ जरा। अंबानी फैमिली के रिलेटिव्स पूरे देश में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी हैं। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी पूरा सपोर्ट है। इन सबसे फंड्स इकट्ठा करके मैं ट्रायंगुलर बिजनेस ट्रेड सर्कल स्टार्ट करूंगा और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाऊंगा। आरब ने अपने अगले प्लान के बारे में जिस तरह से एक्सप्लेन किया, उससे बंसल फैमिली के लोग थोड़े इम्प्रेस तो हुए, लेकिन तभी उनमें से एक मेंबर ने कहा, आरब, तुम जो कह रहे हो वो बातों में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। उसकी बात सुनकर आरब को भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा। वो बोला, मैंने अपना सारा प्लान आप लोगों को साफ साफ बता दिया है, लेकिन आपको अभी भी हवा हवाई लग रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे अब मैं समझ पा रहा हूँ कि बंसल फैमिली का बिजनेस आजकल क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग सही जगह पर अपना दिमाग यूज करना ही नहीं जानते। आरब की बात सुनकर वहाँ बैठे बंसल फैमिली के लोगों को गुस्सा आ गया और फिर उन लोगों ने भी आरब को पलटकर जवाब दिया, आरब, तुम होश में तो हो ना? तुम हमें ब्रेनलेस कह रहे हो। तुम थोड़े टाइम बिजनेस करके ही इतने एरोगेंट हो गए, जबकि बंसल फैमिली की बिजनेस हिस्ट्री तुम्हारी एज से भी पुरानी है। तुम पहले हमारे साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हुए और फिर तुम बैकआउट कर गए। इससे तुम्हारे बिजनेस एथिक्स का पता लग रहा है। तृप्ति ने जैसे ही देखा कि उसकी फैमिली के लोग गुस्सा हो गए थे और वो अब आरब को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल रहे थे, तो वो बोली, अंकल प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और एक बार आरव की पूरी बात सुनिए। वो जो भी कहता है उसके पास उसका एक्सप्लेनेशन होता है। और हाँ, ट्रायंगुलर बिजनेस ट्रेड सर्कल वाली बात बिल्कुल ऑथेंटिक है। तृप्ति के बोलने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो आगे बोली, और अंकल, मिस्टी होटल्स और इंस्पायर ब्रांड का ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ा है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन एक मेंबर तृप्ति के इतना समझाने के बाद भी आरब पर गुस्सा था। उसने कहा, ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट एक अलग चीज है, लेकिन इसने हमें बेवकूफ कह दिया। ऐसे में हम इसके साथ कैसे काम कर सकते हैं? जब आरब ने देखा कि बात नहीं बन रही तो वो अपनी चेयर से उठा और बोला, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने में आप लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। मैं इसे माइंड नहीं करूंगा। अभी मैं चलता हूँ, और अगर आप लोग चाहें तो सोचने के लिए थोड़ा टाइम और ले सकते हैं। और फिर आरब वहाँ से जाने लगा। कदम ने देखा कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो तुरंत बोला, ठीक है आरब, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। हम मिस्टी होटल्स, रंगमहल हॉलीडे और इंस्पायर ब्रांड के ग्लोबल मार्केट का 30% शेयर लेंगे। इसके अलावा हमें फ्रीडम बैंक और ट्रायंगुलर बिजनेस ट्रेड सर्कल में भी 30% शेयर चाहिए। फाइनली तृप्ति के अंकल 30% शेयर कॉम्पनसेशन के तौर पर लेने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि तृप्ति और आरब की शादी तो होने से रही, तो इससे अच्छा आरब जितना कॉम्पनसेशन दे रहा है उतना ले लेना ही समझदारी है। अब आरब और बंसल फैमिली दोनों ही एक दूसरे की शर्तों से अग्री कर गए थे। आखिरकार वो दोनों ही जानते थे कि मिलकर बिजनेस करने में ही फायदा था। आरब के फेस में एक मुस्कान आ गई और वो कदम और बाकी बंसल फैमिली के लोगों को बोला, मैं आप सब लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर आप लोग मेरी किसी भी बात से हर्ट हुए हैं तो उसके लिए सॉरी। मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं था। इसके अलावा आप काम की बात करें तो मिस्टी होटल्स और इंस्पायर ब्रांड की आप जो भी नई ब्रांच ओपन करेंगे उसके लिए स्टाफ आप खुद चूज कर सकते हो। लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे कि कोई भी डिसीजन हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किए बिना नहीं लेना है। इसके अलावा हेड ऑफिस विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्शन के लिए आपके ब्रांच में कभी भी आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। सबने आरब की बात ध्यान से सुनी और किसी को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा। आखिर सारा बिजनेस आरब ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। जब तृप्ति ने देखा कि अब सब लोग खुश थे तो वो बोली, बिजनेस की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि सब लोग बेटरमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, और जब बिजनेस डील फाइनल हो गई है तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए। बेशक। तृप्ति प्लीज सबके लिए ड्रिंक्स का ऑर्डर दो। फिर वहाँ सबके लिए ड्रिंक्स आई और सबने अपना ग्लास उठाकर चीयर्स किया। अब वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा हो चुका था। डिनर के बाद आरब अपने रूम में चला गया।
रूम के डोर पर जब उसे तृप्ति मिली तो उसने सार्कास्टिक टोन में कहा, ऐसा लगता है कि कोई कंपनी के सीक्रेट्स इधर उधर कर रहा है। अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। उसकी बात सुनकर तृप्ति थोड़ी नर्वस हो गई और वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आरव ने हंसते हुए एक बार फिर बोला, अरे नहीं, इस बारे में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें अनकही अच्छी लगती हैं। और फिर उसने अपने रूम का डोर बंद कर लिया। सबसे पहले एपिसोड सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन या चैनल बायो में है। धन्यवाद। आरव ने तृप्ति पर सरकाज़म मारा था। वैसे आरव और तृप्ति के बीच मजाक चलता रहता था, लेकिन तृप्ति इस बार श्योर नहीं थी कि आरव सीरियस था या बस मजाक कर रहा था। इसलिए वो सोच में पड़ गई कि कहीं अनजाने में वाकई उसने कंपनी के कुछ सीक्रेट्स बाहर तो नहीं कर दिए। वो उस पूरी रात इसी बारे में सोचती रही और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसके बाद अगले दिन बंसल फैमिली के लोगों की फ्लाइट थी और उन्हें निकलना था, लेकिन उससे पहले बंसल फैमिली और आरव के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट साइन होने के बाद तृप्ति के अंकल कदम ने कहा, आरव, हमने तुम्हारी हर बात मानी है और अब हम भी उम्मीद करेंगे कि तुम अपनी बात से ना मुकरो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, हो सकता है कि मुझे आपकी परवाह ना हो, लेकिन तृप्ति की तो है। उसे तो मुझे मुंह दिखाना ही है, इसलिए मैं उसकी फैमिली के साथ कैसे कुछ गलत कर सकता हूँ। आरव की बात सुनकर कदम थोड़ा रिलैक्स हुआ और मजाक करते हुए बोला, ऐसा लगता है कि मेरी भतीजी ने तुम पर अच्छा खासा शिकंजा कस रखा है। कदम की बात सुनकर आरव और तृप्ति दोनों ही थोड़े शर्मा गए और उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तभी कदम फिर बोला, मैं पिछले 2 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। दोनों ही बिजनेस में कमाल हो और कंफर्टेबल भी हो, तो तुम दोनों ने शादी करने से इनकार क्यों किया? मेरा सजेशन है कि प्लीज एक बार वापस से शादी के बारे में सोचो। अंकल, इस बारे में मेरी और तृप्ति की बात पहले ही हो चुकी है। अब इस तरफ वापस जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच। साथ में काम करके बहुत मजा आएगा। उसके बाद फिर कदम ने शादी को लेकर कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा, अच्छा आरव, तो फिर हम निकलते हैं। 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट भी है। ओह हाँ, आप लोगों को निकलना भी है। सॉरी कि मैं पर्सनली आपके साथ एयरपोर्ट तक नहीं चल पा रहा, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट टास्क पर काम करना है। तृप्ति, प्लीज तुम सबको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आओ। नो प्रॉब्लम, आप आराम से अपने काम करो, मैं एयरपोर्ट चली जाऊंगी। फिर तृप्ति, कदम और बंसल फैमिली के बाकी मेंबर कार से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ते में कदम ने तृप्ति से वापस शादी वाले मैटर पर बात की। तृप्ति, मैं सच में नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि तुम दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते, और ना ही मैं तुमसे इस बारे में कुछ पूछूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अंबानी फैमिली जैसी फैमिली से रिश्ता बार बार नहीं जुड़ता। तुम्हें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तृप्ति भी जानती थी कि आज नहीं तो कल उसे शादी करनी ही थी, और फिर बंसल फैमिली से होने की वजह से उसका रिश्ता भी किसी बड़ी फैमिली में ही होना था। जब उसे किसी बड़ी फैमिली में ही जाना था तो फिर वो सबसे बड़ी फैमिली अंबानी फैमिली में क्यों ना जाए? तभी उसके अंकल फिर से बोले, तुम्हारे डैड ने आरव के फादर से बात की है इस बारे में? क्या आप वही कह रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ तृप्ति, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि आरव नहीं तो फिर तुम्हारा रिश्ता उसके छोटे भाई बॉबी से ही हो जाए। इस बारे में तुम्हारे डैड और आरव के डैड की बात भी हुई है। अपने अंकल की बात सुनकर तृप्ति सोच में पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। आखिर बड़े भाई से रिश्ता टूटने के बाद उसी के छोटे भाई से शादी करना आसान नहीं होता। वो बहुत बड़ी उलझन में थी। तभी उसके अंकल ने कहा, तुम्हारे दिमाग में चल रहे थॉट्स को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ कि आरव और उसकी स्टेप मदर प्रमिला के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। वो लोग एक दूसरे से मिलते तक नहीं। ऐसा समझ लो तुम कि ये लोग स्ट्रेंजर की तरह हैं। इसलिए बॉबी से शादी हो जाने के बाद आरव से टकराने के तुम्हारे चांसेस 0 हैं। तृप्ति समझ गई थी कि उसके अंकल उसे कन्विंस करना चाह रहे थे और उनकी बात में लॉजिक भी था। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पहले मैं उसे देखूं, उससे मिलूं, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगी। तब तक आप बात को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं आरव के साथ काम कर रही हूँ, और अगर उसे ये बात पता चलेगी तो वो ओवरथिंक कर सकता है। चलो, ये भी ठीक है। तुम सोच समझ लो आराम से। मैं घर जाकर तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करता हूँ और उन्हें बोलूंगा कि बॉबी की कुछ फोटोज तुम्हें फॉरवर्ड करे, और साथ ही उसका पर्सनल नंबर भी, जिससे तुम सीक्रेटली उससे कांटेक्ट कर सकती हो।
फिर उन सबको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद तृप्ति वापस होटल आ गई। तब तक आरव वापस नहीं आया था। वो शनाया को लेकर मार्केट गया था और उसे शॉपिंग करवा रहा था। शाम तक आरव और शनाया वापस होटल आए। शनाया ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, कपड़े, ज्वेलरी, आरित के लिए टॉयज और भी न जाने क्या क्या। उसने एक साथ इतनी सारी शॉपिंग लाइफ में पहली बार की थी। वो दोनों अपने सामान के साथ होटल की लॉबी में खड़े थे। शनाया ने खुश होकर आरव से कहा, थैंक यू सो मच जीजू, आपने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई। फिर उसने आरव की टांग खिंचाई करते हुए कहा, लेकिन एक बात दिल से बताओ कि मैंने एक ही दिन में आपके इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए, तो क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? अब साली होने का कुछ फायदा तो तुम्हें मिलेगा ही, और मुझे गुस्सा आ भी रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर तुम अदिति की छोटी बहन जो ठहरी। आरव की बात सुनकर शनाया को और अच्छा लगा। फिर वो बोली, पता नहीं किस मुहूर्त में मेरी बहन ने आपसे शादी की थी। तब किसे पता था कि एक दिन आप इतने बड़े बन जाओगे। काश मेरी शादी भी आप जैसे किसी लड़के से हो जाए तो मजा आ जाए। मैं बस पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग ही करती रहूं। तभी आरव ने उसके सिर पर एक टपली मारी और बोला, दिन में सपने देखना छोड़ो और रियलिटी में वापस आ जाओ। मेरे जैसा लड़का इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इस ट्रिप पर जितना एंजॉय करना है करो और फिर वापस काम में लगो, अर्न करो। मैं अब कम अर्न नहीं करना चाहती। मैं ऐसी जॉब चाहती हूँ जिसमें मुझे आप जैसा पैसा मिले। तो फिर कंपनी भी उसे ही हायर करेगी ना, जिसमें मेरी जैसी स्किल्स हो। वो तुम्हें क्यों हायर करेगी? फिर शनाया ने थोड़ा चिढ़कर कहा, ठीक है, अब इतना भी लेक्चर मत दो आप। तभी उसकी नजर अचानक से उसके सामान पर पड़ी और वो शॉक होकर बोली, लेकिन जीजू, ये तो फर्स्ट डे ही था और मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। अभी तो मेरे पास और भी दिन है, उसके बाद ना जाने कितना सारा सामान होगा। लेकिन मैं इस सब को फिर मनाली कैसे ले जाऊंगी? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं प्राइवेट प्लेन से तुम्हें वहां भेज दूंगा और वहां ऑलरेडी कोई होगा जो तुम्हारा सारा सामान घर तक छोड़कर आएगा। प्राइवेट प्लेन का नाम सुनकर तो शनाया और भी एक्साइटेड हो उठी और बोली, ओह माय गॉड, प्राइवेट प्लेन! प्राइवेट प्लेन आज तक मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। अब मैं उसमें बैठ भी पाऊंगी। खुशी से उसने होटल के एक स्टाफ को अपने पास बुलाया और बोली, ये सारा सामान आप प्लीज मेरे रूम तक पहुंचा दो, मैं रूम जाती हूँ। फिर वो आरव से बोली, मैं फैमिली वीडियो कॉल करूंगी, क्या आप ज्वाइन करना चाहते हो? तभी आरव का मोबाइल रिंग किया। जैसे ही उसने देखा वो उसके फादर का कॉल था। उसने शनाया से कहा, मुझे एक अर्जेंट कॉल है, तुम जाओ अपने रूम में, मैं फ्री होकर आता हूँ वहाँ। फिर उसने साइड में जाकर कॉल पिक किया और बोला, हेलो डैड, कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब कुछ? हेलो आरव, सब कुछ रेडी है। फैमिली गैदरिंग प्लान हो चुकी है और उसकी लोकेशन और एड्रेस मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ये गैदरिंग 3 दिन बाद होगी और वहाँ फैमिली के हर टेरिटरी के हेड्स होंगे। थैंक यू सो मच डैड। बाय द वे आरव, वहाँ तुम्हारा भाई बॉबी भी होगा। तुम दोनों काफी टाइम के बाद मिलोगे, इसलिए एक दूसरे से खूब बात करना। अपने फादर की बात सुनकर आरव थोड़ा सोच में पड़ गया। आज आरव जैसा था 3 साल पहले तक नहीं हुआ करता था। लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। एक बिलियनियर फैमिली से होकर एक मिडिल क्लास लड़की से शादी और फिर डिवोर्स ने उसे रिलेशंस की डीप वैल्यूज सिखाई थी। आरव और बॉबी के बीच इक्वेशन अच्छी नहीं थी और उसे पता था कि उसके फादर चाहते थे कि वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स सॉर्ट कर ले। उसने अपने फादर से कहा, मैं उससे जरूर बात करूंगा डैड, अगर उसे मुझसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। आरव की बात सुनकर अमीश को काफी अच्छा लगा। वो बोले, आरव, तुम बड़े भाई हो और वो तुमसे छोटा। वो तुम्हारे जितना मैच्योर नहीं है, इसलिए उससे गलतियां होना जायज है, लेकिन बड़े होने के नाते तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है डैड, समझ गया मैं। और फिर आरव ने कॉल कट कर दिया। अंबानी फैमिली में हर साल एक गैदरिंग होती थी, लेकिन ये वैसी गैदरिंग नहीं थी। इसे आरव ने खुद प्लान करवाया था। वहाँ हर टेरिटरी के हेड्स और अंबानी फैमिली के सारे यंग टैलेंट्स भी होंगे। इसके साथ साथ आरव के फादर के जनरेशन के लोग भी वहाँ होंगे। इस गैदरिंग के थ्रू आरव अंबानी फैमिली के सारे यंग टैलेंट से मिलना चाहता था। हर टेरिटरी के हेड से एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता था। इस तरह से
वो फैमिली से एक बार फिर से जुड़ जाएगा और शायद इससे उसके बिजनेस में भी फायदा होगा। गैदरिंग में जाने के लिए आरव ने तृप्ति को भी पूछा। तृप्ति, हमारी अंबानी फैमिली ने एक फैमिली गैदरिंग प्लान की है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलना चाहोगी? लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगी? सारे लोग तो वहाँ तुम्हारी फैमिली वाले होंगे और हो सकता है कि मेरा जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी वहां सब लोग अपनी किसी न किसी पार्टनर के साथ ही आएंगे, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। आरव की बात सुनकर तृप्ति सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां जाना उसके लिए ठीक रहेगा या नहीं। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। गुड डिसीजन। वैसे तो मैं एक बात और बता दूं, ये बात मेरी फैमिली में अभी किसी को भी नहीं पता है कि मैं और तुम शादी नहीं कर रहे हैं। क्या? किसी को भी नहीं पता? मतलब मैंने अपने डैड को बताया बस, और कोई नहीं जानता। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। लेकिन जाना कब है? 3 दिन बाद। अंबानी फैमिली की फैमिली गैदरिंग भी नॉर्मल नहीं होती थी। वहाँ आपस में ही वो लोग एक दूसरे के साथ स्टेटस गेम खेलते रहते थे। आरव जानता था कि ज्यादातर लोग अपनी किसी न किसी फीमेल पार्टनर के साथ आएंगे। ऐसे में वो अकेला नहीं जाना चाहता था। शनाया को वो वहां लेकर नहीं जा सकता था क्योंकि शनाया ने कभी भी ऐसी गैदरिंग अटेंड नहीं की थी। इसके अलावा उसे अभी आरव की रियल आइडेंटिटी भी पता नहीं था, इसलिए आरव ने तृप्ति को चूज किया। 2 दिन शनाया को घुमाने फिराने के बाद फिर आरव ने उसके लिए 1-2 बॉडीगार्ड्स रख दिए जो उसकी मनपसंद जगह ले जा सकते थे, और तीसरे दिन वो तृप्ति के साथ फैमिली गैदरिंग के लिए निकल गया। वो दोनों कार से वहां पहुंचे। जब मेन गेट पर खड़ा मैनेजर आरव को नहीं पहचान सका तो आरव ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और बोला, हेलो शर्मा जी, आपने पहचाना नहीं मुझे? इट्स मी, आरव। ओह आरव बाबा, काफी सालों के बाद आपको देख रहा हूँ। उसके बाद मैनेजर ने गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को गेट खोलने का इशारा किया और फिर आरव की कार अंदर चली गई। फिर मैनेजर शर्मा उसे और तृप्ति को अंदर लेकर गए जहां ऑलरेडी पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। पार्टी में मौजूद लोगों ने जैसे ही आरव को वहां देखा, सभी लोग उसे ग्रीट करने के लिए आगे आने लगे। हेलो आरव, हाउ इज योर ब्रदर? आरव, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसा चल रहा है सब कुछ? आरव, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आज तुमसे भी मिलना होगा। नाइस टू सी यू मैन। अचानक से सारे अटेंशन आरव की तरफ शिफ्ट हो गई। ये देखकर एक कोने में खड़े आरव के कजन्स दुर्गेश, वेद और विवान को थोड़ी जेलसी होने लगी। वो लोग आपस में बात करते हुए बोले, ये आरव यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मैंने तो सोचा था कि यहाँ सिर्फ हेड्स को बुलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर टेरिटरी का हेड आरव ही तो है। नहीं, अभी वो वहाँ का फुल टाइम हेड नहीं है। फैमिली ने उसे 1 साल के लिए वहाँ ट्रायल पर रखा है। वेद और विवान की बात सुनकर दुर्गेश बोला, तो फिर ये यहाँ क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रजवाड़ा होटल वाली डील के बारे में इसे कुछ पता लग गया है? ये तुम कैसी बात कर रहे हो दुर्गेश? तुमने तो कहा था कि तुमने सब कुछ बहुत क्लीन किया है, तो फिर अब डर क्यों रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूं, लेकिन आरव का नेचर तो तुम जानते ही हो ना। अगर उसे कुछ पता चला तो वो बदला लिए बिना नहीं रहता। अरे यहाँ क्या बदला लेगा? हम सारे लोग हैं यहाँ और वो अकेला। तुम्हें लगता है कि वो अकेला यहाँ कुछ कर सकता है? तभी आरव की नजर उन तीनों पर पड़ी और वो तृप्ति को लेकर उनके पास गया। हेलो माय डियर कजन्स, तुम लोग यहाँ कोने में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आरव, जस्ती हमारी नजर तुम पर पड़ी और हम तुमसे मिलने आने ही वाले थे। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ दुर्गेश, अच्छा लगा तुम सबसे मिलकर। तभी वेद ने आरव से मजाक करते हुए कहा, आरव, लड़कियों को लेकर तुम्हारी चॉइस में कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं। वेद ने ये बात तृप्ति को देखते हुए कही थी। एक तरह से ये तृप्ति के लिए कॉम्प्लीमेंट था। तृप्ति के फेस पर भी मुस्कान आ गई। तभी विवान बोला, आरव कोई आज का खिलाड़ी थोड़ी ना है, ये तो बहुत पुराना खिलाड़ी है। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के मामले में हम में से कोई भी आरव को टक्कर दे सकता है। विवान की बात सुनकर न सिर्फ आरव बल्कि तृप्ति भी थोड़ी अनकंफर्ट हो गई। ये देखकर विवान एक बार फिर बोला, मुझे लगता है कि मजाक में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। मैं तो बस आरव के साथ मजाक कर रहा था, प्लीज इसे सीरियस मत लेना। तभी आरव बोला, अरे नहीं नहीं, कोई सीरियस नहीं ले रहा है विवान, जस्ट चल। फिर वेद ने आरव से कहा, आरव, क्या इस ब्यूटी से हमारा इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाओगे? ओह हाँ, तुम लोगों से बातें करने में मैं इनसे इंट्रो करवाना तो भूल ही गया। ये हैं तृप्ति बंसल, और तृप्ति, ये हैं मेरे कजन्स।
तृप्ति बंसल का नाम सुनते ही वो लोग हैरान रह गए। उन्हें नहीं लगा था कि जो लड़की सामने खड़ी थी वो तृप्ति होगी। वो तो सोच रहे थे कि वो आरव की कोई फ्रेंड होगी। तृप्ति का नाम सुनते ही उन तीनों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और वेद बोला, क्या तृप्ति बंसल?